दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सोने में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों में से अपने लिए कौन सा तरीका सूटेबल है और ज़्यादा अपने को लाभकारी है। नमस्कार, मैं मनीष कुल्हरी। हम बातें कर रहे हैं अपने सीरीज काम की बातों पे और आज हम बात करेंगे कि हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों में से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन तरीकों को अपन किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ताकि अपने को पता चले कि कौन सा तरीका हम लोगों को सूटेबल रहता है। ये हर इंसान टू इंसान वेरी कर सकता है कि कौन सा तरीका उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या सूटेबल लग रहा है, उसी को उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली हम लोग गोल्ड में आज के टाइम में मोटा मोटी हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे 6 ऑप्शन के बारे में हम लोग देखेंगे और उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो अपना ऑप्शन होता है वो होता है ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट करना। कई लोग गोल्ड को एज ए ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, ये उसको कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, बट मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट मानता हूँ गोल्ड में। इसका जो फ़ायदा है, आप जनरली हर महिला से सुनते होंगे कि ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट करने से आपको डबल वो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्लस आपकी जो परिवार की महिलाएं हैं वो उसको किसी भी फंक्शन में यूज़ भी कर सकती हैं। तो ये दोनों तरीके से अपने को काम में आता है। अब हम लोग इसके ड्रॉबैक्स भी देखते हैं। जो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक्स होता है वो होता है कि इसका मेकिंग चार्ज हमें देना पड़ता है। तो मानो आपने एक्स अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो उसका 8 से 10% के आसपास आपका मेकिंग चार्ज ही कट जाएगा। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल अमाउंट है वो आपका जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उससे कम होएगा। तो ये मेकिंग चार्ज का अपने को ड्रॉबैक है। दूसरा इसमें ड्रॉबैक है स्टोरेज का, कि आपने समझो कोई गोल्ड लिया है ज्वेलरी के फॉर्म में, तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए लॉकर लोगे तो लॉकर में आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक एडिशनल एक्सपेंसेज हो गया ज्वेलरी के फॉर्म में अपने को गोल्ड लेने में। तीसरा होता है इसमें इम्प्योरिटी का। समझो आप किसी शॉप से ले रहे हैं तो आपको जस्ट उस पर ट्रस्ट करके लेना होता है कि ये भाई गोल्ड है, कितना प्योर है। आपको आपके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते कि हम लोग उसको चेक कर सकें कि इसमें प्योरिटी क्या है। तो जो आपकी ट्रस्टी शॉप है वहीं से अपन लेते हैं, बट फिर भी हमारे मन में रहता है कि ये कितना प्योर है या नहीं है। तो ये जो प्योर वाली प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है अपना जो सेकंड ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि हम लोग 24 कैरेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये 24 कैरेट में बार हो सकते हैं या फिर उसके कॉइन हो सकते हैं, उसके फॉर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जो अपने माइंड में था कि ये प्योरिटी है या नहीं है वो यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये प्योर होता है 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट में आपको प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो 100% प्योर ही गोल्ड होता है। लेकिन इसमें आपको जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो इसका ये है कि एक तो स्टोरेज का सेम प्रॉब्लम है। जो ज्वेलरी में भी आपको गोल्ड में स्टोर करना पड़ता है, सेम डिटो इसे में भी आपको गोल्ड में स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको लॉकर लेना पड़ेगा, उस लॉकर को आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। प्लस आप जब इस पे गोल्ड परचेज करोगे तो आपको 3% इस पे जीएसटी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एडिशनल कॉस्ट हो गया। तो ये मोटा मोटी 2 ड्रॉबैक्स होते हैं अगर आप 24 कैरेट्स में लेते हो। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है। अभी जो इसमें जो प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है अपना जो गोल्ड का तीसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने का, जिसको हम लोग डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, इसमें आपको एक तो अच्छा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जो प्योरिटी का, जो अपन जो फिजिकल गोल्ड में 24 कैरेट में जैसे प्योरिटी की अपनी टेंशन खलास हो गई थी, सेम उसी तरह डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड में भी हमें प्योरिटी की टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये प्योर 24 कैरेट्स होता है। ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग फिजिकल गोल्ड 24 कैरेट परचेज करते हैं, यही सेम डिटो हम प्रोसेस करते हैं, बट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। कई कंपनियां होती हैं या प्लेटफॉर्म्स और एप्स अपने को प्रोवाइड करती हैं जहां से हम डिजिटली गोल्ड परचेज कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपको क्या होता है कि मिनिमम 1 ग्राम आपको परचेज करना होता है, बट डिजिटल गोल्ड में आप सिर्फ 1 रुपये से ही आपको ये चीज़ परचेज कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि आपको स्टोरेज की कोई हेडेक नहीं रहती। आपको सेफ्टी के लिए एडिशनल लॉकर का एक्सपेंसेस नहीं करना होता। जो कंपनी अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां से अपन डिजिटल गोल्ड परचेज करते हैं, तो उनका सेंट्रल स्टोर होता है, उसमें वो लोग हमारे गोल्ड को स्टोर करके रखते हैं। तो जो स्टोरेज के अपने एक्सपेंसेस हैं वो इसमें नहीं रहता। तीसरा इसमें होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का ये रहता है कि आपको कभी भी अगर इमीडिएटली अगर आपको अपने पैसे रिटर्न चाहिए तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब ये तो हो गए इसके फायदे, बट इसके नुकसान भी हैं बहुत सारे। वो नुकसान हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि हमारा क्या क्या नुकसान है। अच्छा, इसका एक नुकसान तो ये है कि आप मैक्सिमम इसमें एक आईडी से मैक्सिमम 2 लाख रुपए का आप इसमें गोल्ड परचेज कर सकते हो। तो जो इसकी
लिमिट्स है वो बहुत ही कम है, आप इतना ज़्यादा गोल्ड उसमें परचेज नहीं कर सकते। दूसरा इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है ये अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए नहीं होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जो आज के टाइम में 3 मेजर कंपनियां हैं जो अपने को डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो 3 मेजर हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो मैक्सिमम 5 to 8 ईयर्स के लिए आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। तो आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड टाइम यू हैव टू टेक द डिलीवरी, तो आपको वो वापस घर पे ही स्टोर करना पड़ेगा। तो ये आपका एक इसमें ड्रॉबैक है। तीसरा इसका जो मेजर ड्रॉबैक है डिजिटल गोल्ड का, कि जब आप गोल्ड परचेज कर रहे हो तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। तो जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसके कंपेयर में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम रहता है। प्लस जब आप इसको सेल करते हो उस टाइम भी ये लोग आपसे चार्जेस लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं स्टोरेज के, और बाकी जो इनके अदर प्लेटफॉर्म के एक्सपेंसेस रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास आ जाते हैं। तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें से आपको 6% के आसपास मिलता है, 6% के आसपास आपको कम रिटर्न मिलता है। तो ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक्स है। इसी वजह से लोग डिजिटल गोल्ड को इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। अब जो डिजिटल गोल्ड है उसमें अपने को ड्रॉबैक मिला कि इसमें 6% के आसपास अपने को नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए अपने पास क्या ऑप्शन है? उसके लिए अपने पास ऑप्शन हैं, जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन हैं जो अपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इन दोनों में सबसे अच्छी बेनिफिट वाली अपने को क्या बात रहती है कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं, ईटीएफ के एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 0.3 से स्टार्ट होकर 1% मैक्सिमम रहता है, और जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी अराउंड उसी के आसपास 1% to 1.5% रहता है। तो जहां पे आप 6% पे कर रहे थे उसके बजाय आपको सिर्फ 1 या 1.5% मैक्सिमम पे करना रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी जो फंड मैनेजर होता है वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब आपके पास एक ईटीएफ का डायरेक्ट ऑप्शन है और एक फंड का सेपरेट ऑप्शन है तो आप दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ईटीएफ में इन्वेस्ट होती हैं, लेकिन इनके जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कि जैसे ईटीएफ में आपको वन टाइम में सर्टेन अमाउंट में ही आपको वो ईटीएफ परचेज करना होता है, बट आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एसआईपी कर सकते हो कि हर महीने महीने मेरे को इतना इतना अमाउंट चाहिए और उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही इनकी वर्किंग स्टाइल का डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे आपको वन टाइम करना पड़ता है, यहाँ पे आप मंथली एसआईपी कर सकते हो। किसी बंदे को वन टाइम सूटेबल हो रहा है तो वो डायरेक्टली जो गोल्ड ईटीएफ है वो परचेज कर सकता है। और समझो कई बार क्या होता है कि आपको मंथली आपकी जो सैलरीज आ रही हैं उसमें से आपको मंथली टू मंथली इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में। अच्छा, इसमें अभी एक सबसे जो बेस्ट ऑप्शन गोल्ड में माना जाता है वो माना जाता है एसजीबी, जिसको हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। ये आरबीआई हम लोगों को इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसको बैकअप इंडियन गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए फुल सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और इसमें अपने को सबसे अच्छा बेनिफिट्स क्या होता है कि जो इसमें एक सर्टेन पीरियड होता है, मैक्सिमम 8 साल और मिनिमम 5 साल। तो जब 8 साल और 5 साल के बाद में जब आपकी जो गोल्ड प्राइस रहेगी वो बॉन्ड में वो आपको मिलेगी, प्लस हर 6 महीने से आपको 2.5% ईयरली जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको यहाँ पे गोल्ड पे एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप है। प्लस इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। कि समझो ये आप 8 साल के बाद में आपको जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट होता है। अब आप एसजीबी कैसे परचेज कर सकते हो? एसजीबी आप किसी भी बैंक से फिजिकली परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो आप परचेज कर सकते हो। ये आप इसको अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू भी परचेज कर सकते हो, ताकि आप इसको एज ए शेयर मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। और उसमें लेकिन उसमें एक इसका ड्रॉबैक ये रहता है कि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। और लिक्विडिटी बहुत कम रहने का रीज़न क्या रहता है कि अभी तक आरबीआई ने ऑलमोस्ट 90 to 100 बॉन्ड्स डिफरेंट बॉन्ड्स उन लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। तो उसमें जो आप डीमेट अकाउंट में जाके देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन मुझे परचेज करना है या कौन सा नहीं परचेज करना। तो उसके और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ही एसजीबी बॉन्ड डायरेक्ट परचेज कर लूँगा, तो मैं सेकेंडरी मार्केट से क्यों परचेज करूँ। तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आप लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी तो आपको क्या होगा कि कुछ डिस्काउंट में वो सेल करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 साल से पहले
उसमें सेल करना चाहते हैं तो आप एसजीपी में ना जाएं, क्योंकि वहां पे आपको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ेगा और उससे आपको नुकसान होता है। अगर आप कंफर्ट हैं इन्वेस्टमेंट को 5 से 8 साल के बीच में रखने के लिए, तब आप एसजीपी में जाइए। अगर 5 साल लंबा टाइम लग रहा है, आप 2 या 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप गोल्ड ईटीएफ में जाइए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी जाइए। तो दोस्तों, ये अपने डिफरेंट टाइप के जो अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनके बारे में स्टडी किया, और इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको सूटेबल लगता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि जो भी अपने पास इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनको मैं सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सकूं, ताकि हर इंसान को जो ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझ सकता उसको भी बेसिक कंसेप्ट उसको आइडिया लग जाए कि ये इसकी वर्किंग स्टाइल क्या रहती है, इसमें मुझे फ़ायदा क्या हो सकता है, इसमें मुझे नुकसान क्या हो सकता है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।